SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about importance of European Union for India, India's new Europolitics. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें कई सारा बैकग्राउंड समझना होगा, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन का। तो आप सबको पता ही है कि इंडो पैसिफिक रीजन हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रिगार्डिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, और उसके भी सेंटर पे है साउथ चाइना सी। हमने इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल कवर किए हैं। ट्रेडिशनली ये जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है, पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, दिस हैज़ रिमेन्ड जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन with 21st century China has emerged as a competitor to the US in Indo-Pacific region at least, और वो US की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है इनफैक्ट पूरे दुनिया भर में। लेकिन उसका जो बैकयार्ड है चाइना का वो है इंडो पैसिफिक रीजन, और उसमें भी साउथ चाइना सी, और वहाँ पे तो वो US की हेजेमनी को पूरी तरह से चैलेंज कर रहा है। अब देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स हमने कवर किए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता ही होंगे। कैसे चाइना ने 9 डैश लाइन बनाया है, एक बार जरा देख लेते हैं। व्हाट आर द चाइनाज एग्रेसिव पोस्चर्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए, चाइना ने इस तरह की 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दी है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी देखिए आप, इंडो पैसिफिक रीजन का बिल्कुल कोर एरिया है, सेंट्रल एरिया है। अगर आप इंडो पैसिफिक मतलब क्या, ये पैसिफिक और इंडियन एशियन के बीच का जो कनेक्टिंग एरिया है वो इंडो पैसिफिक, और उसमें भी जो कोर है वो है साउथ चाइना सी। और चाइना ने यहाँ पे इस तरह की 9 डैश आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये लाइन ड्रॉ करके ये आर्टिफिशियल मैप पे लाइन ड्रॉ की गई है। ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल रियल सेंस में जाकर के ओशन के अंदर ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ये आर्टिफिशियल मैप पे लाइन ड्रॉ करके चाइना ने क्लेम कर दिया है कि पूरा का पूरा एरिया, ये जो सी वाला एरिया है, ये चाइना को बिलोंग करता है। छोटे छोटे जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं उन पे वो अपना क्लेम प्रूव करके किसी भी तरीके से, और ये पूरा एरिया वो खुद का क्लेम करता बाय ड्रॉइंग दीज 9 डैश लाइन। उसके अलावा जब फिलीपींस ने चाइना के अगेंस्ट कंप्लेन किया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अगेंस्ट दिस 9 डैश लाइन, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के फेवर में जजमेंट सुनाया और चाइना को कहा कि दीज 9 डैश लाइन्स आर आर्बिट्ररी। फिर भी चाइना ने इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया। इट सेड दैट PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज़ नो जुरिडिक्शन इन दिस एरिया। तो इस तरीके से चाइना काफ़ी सारा अग्रेसिव स्टैंड ले रहा है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी वायलेट कर रहा है और आर्बिट्ररी स्टैंड ले रहा है, और बाकी सारे जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, खासकर आसियान कंट्रीज़ या फिर इंडिया, इनको थ्रेटन कर रहा है। इंडिया से रिलेटेड भी एक इंसिडेंट हुआ है। देखिए, वियतनाम के 2 आइलैंड्स थे, स्प्राटले एंड पैरासल, और ये स्प्राटले और पैरासल पे काफ़ी सारा ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलता है। तो वियतनाम के साथ मिलकर के इंडिया की जो कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड, यहाँ से ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रही थी। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड को मिला था, लेकिन चाइनीज़ नेवी ने आकर के ONGC विदेश लिमिटेड को धमकाया कि दिस एरिया इज डिस्प्यूटेड एंड यू कैन नॉट इंगेज इनटू एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम दिस एरिया अंटिल दिस डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड। और फिर इस कारण से ONGC विदेश लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा, और तब से ये प्रोजेक्ट अबैंडन्ड है। तो इस तरीके से चाइना ने इस पूरे एरिया में काफ़ी अग्रेसिव पोस्चर अपना रखा है और आसपास के कंट्रीज़ को थ्रेटन करके रखा हुआ है। और ओरिजिनली ये जो जोन है ये US का बैकयार्ड कहा जाता था, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ US माना जाता था, लेकिन यहाँ पे चाइना US की सुप्रीमेसी को पूरी तरह से चैलेंज कर रहा है, उसके हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज द जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द साउथ चाइना सी? क्यों इसको लेकर के इतना ज़्यादा कंसर्न है, वो भी ज़रा समझते हैं। तो जो दुनिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनका मेजर ट्रेड इसी एरिया से होकर के गुजरता है। ये इंडो पैसिफिक एरिया से होकर के गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से या साउथ चाइना सी के से होकर के गुजरता है मेजॉरिटी ऑफ देयर ट्रेड। और इस कारण से खासकर ये जो रेड सी या पर्सियन गल्फ से आने वाला क्रूड ऑयल है जो इन कंट्रीज़ को जाता है, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को या US को, वो इसी एरिया से होकर के गुजरता है। और चाइना जिस तरह से यहाँ पे अग्रेसिव पोस्चर ले रहा है, इस एरिया पे चाइना का जब पूरी तरह से सोवरेनिटी
इंगेज हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, तो फ्यूचर में चाइना इस कट ऑफ, इस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को कट ऑफ भी कर सकता है और इस तरीके से इनका जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और इनकी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, यूएस की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये कंसर्न है। ट्रेड फ्लो करता है, एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादातर जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसी एरिया से फ्लो करते हैं, जहाँ पे अगर चाइना अपना कंट्रोल सेटअप कर लेता है तो फ्यूचर में एटलीस्ट चाइना थ्रेटन कर सकता है कि मैं आपके इस कट ऑफ को, इस सप्लाई को कट ऑफ कर सकता हूं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थ्रेट एसोसिएटेड विद दीज कंट्रीज, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया के लिए और भी कई सारे थ्रेट हैं। इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, स्ट्रैटेजिक थ्रेट है, इकोनॉमिक थ्रेट है। इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है साउथ चाइना सी। देखते हैं सिक्योरिटी थ्रेट। देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट इज विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो ये एक नोशनल कॉन्सेप्ट है, कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ पोर्ट्स अलोंग इंडिया इन ऑर्डर टू इनसर्कल इंडिया। इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डायलेमा ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स ये चाइना की ऑफिशियल या फॉर्मल अप्रोच नहीं है, फॉर्मल पॉलिसी नहीं है। जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बोलता है कि उसका इकोनॉमिक डायमेंशन ही है बस। उसको दुनिया के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि चाइना इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है और साउथ चाइना सी में अगर उसका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा तो नेचुरली उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला जो थ्रेट है या इंडिया के लिए जो सिक्योरिटी डायलेमा है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरा, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट है इंडिया पे। देखिए, इंडिया इंडियन ओशन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब इट वांट्स टू बी अनडिस्प्यूटेड लीडर, अनडिस्प्यूटेड नेवल पावर इन द इंडियन ओशन रीजन। लेकिन अगर चाइना का पूरी तरह से डोमिनेंस स्टैब्लिश हो जाएगा साउथ चाइना सी में, तो धीरे धीरे चाइना विल ट्राई टू इंटर इनटू इंडियन ओशन एज वेल। इट विल try to challenge the supremacy of Indian Navy in the Indian Ocean as well। उसके अलावा इंडिया का 30% ट्रेड तो इस एरिया से साउथ चाइना सी के से होकर के गुजरता है। चाइना के बाद इंडिया दूसरा ऐसा सबसे बड़ा कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा ट्रेड इस एरिया से होकर के गुजरता है। तो नो डाउट किसी भी फ्यूचर में अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए इंडिया और चाइना के बीच में, मेजर डिस्प्यूट, और साउथ चाइना सी पे इतना फर्म ग्रिप बना रहेगा अगर चाइना का, तो इंडिया के इस एनर्जी कॉरिडोर को, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को चाइना कट डाउन कर सकता है, जिससे इंडिया की ओवरऑल एनर्जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट में आ सकती है। So these are certain problems with China's firm grip on South China Sea for India। तो मेन आइडिया अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? मेन आइडिया इज कि ये साउथ चाइना सी जो है दैट इज़ एट हार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, और यहाँ पे चाइना का जो अग्रेसिव पोस्चर है दैट इज़ गिविंग जिटर्स टू यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। एक तरह का थ्रेट बना हुआ है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए। और इस कारण से ये चार कंट्री, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोलैबोरेशन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना, टू रिस्ट्रिक्ट चाइनाज इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया। तो कई तरह के स्टेप्स लिए गए इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना इन द रीजन। क्वाड ग्रुप बनाया गया है कि इनफॉर्मल ग्रुप है, उसको फॉर्मलाइज करने की बात चल रही है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वाड ग्रुप। इट इन्वॉल्व्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। इट इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंटेन चाइनाज अग्रेसिव पोस्चर इन साउथ चाइना सी एंड ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन। मालाबार एक्सरसाइज काफ़ी फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं इंडिया, जापान और यूएस की नेवी इस एरिया में जाकर के, बार बार हमारी नेवी जाती है इस एरिया में, घूम करके आती है। तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज वगैरह होते हैं ये कहने के लिए होते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन अगेंस्ट एनी अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस लाइक अटैक ऑफ पायरेट्स या मैरीटाइम टेररिस्ट या फिर मैरीटाइम डिजास्टर। ये कहने के लिए ऐसा होता है, लेकिन रियल सेंस इसका होता है पावर प्रोजेक्शन। जब इंडिया की नेवी, जापान की नेवी, यूएस की नेवी एक साथ जाकर के इस एरिया में वो मूवमेंट करते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ मैसेज कि देखो आप अकेले इस एरिया में अपना कंट्रोल नहीं बना सकते, हम जब चाहें इस एरिया में आ सकते हैं और आप अकेले यहाँ पे यूनिलैटरली डोमिनेंस नहीं कर सकते। दैट इज़ द इनडायरेक्ट मैसेज एसोसिएटेड विद मालाबार एक्सरसाइज। और इस साल तो आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। तो इस तरीके से चाइना को तो ये चार कंट्री तो लगातार थ्रेटन कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं इस एरिया में, ताकि चाइना की सोल अग्रेसिवनेस या सोल वहाँ डोमिनेंस ना बने साउथ चाइना सी में। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्री जो भी हैं, वो चाइना के या इन चारों कंट्रीज़ का जो अप्रोच है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया का, कि चाइना को इस एरिया में काउंटर किया जाए, उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ का अभी तक कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा। दे हैव लार्जली रिमेन्ड आउटसाइड द अप्रोच ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना। इन चार कंट्रीज़ का अप्रोच है कि कंटेन चाइना, रिस्ट्रिक्ट चाइना, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज हैव रिमेन्ड आउटसाइड दिस पॉलिसी सो फार, अभी तक। तो कारण भी समझ लेते हैं व्हाई यूरोपियन कंट्रीज हैव रिमेन्ड आउटसाइड दिस कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ चाइना, बिकॉज
यूरोपियन कंट्रीज का बहुत सारा ट्रेड इस साउथ चाइना सी से होकर के नहीं गुजरता है, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक थ्रेट नहीं है, पहली बात। तो उसके अलावा इस एरिया में उनका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एसेट्स भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नेवल बेस है या कोई एयर बेस है जिसके कारण उनको चाइना से खतरा हो, तो ये सब कारण है। उसके अलावा यूरोप और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, कॉमर्शियल इंटरडिपेंडेंस है यूरोप और चाइना के बीच में, और इसी कारण से उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप रहा है अभी तक। बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंपनियां हैं जो चाइना में अपनी फैक्ट्री लगा के बैठी हैं, वहाँ से प्रोडक्शन करती हैं और पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती हैं, और चाइना ने मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखा है पूरे यूरोप के अंदर, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू या बाहर से भी। ओवरऑल ब्लूमबर्ग का एक डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 2008 से लेकर के अभी तक पिछले 12 सालों में जितना यूएस ने यूरोप में इन्वेस्ट किया है उससे 45% ज़्यादा चाइना ने यूरोप के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो 2008 के बाद से यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है और चाइना के पास नेचुरली बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, तो वो लगातार इन्वेस्ट किए जा रहा है। तो चाइना का जो चेकबुक डिप्लोमेसी है, उसका जो मनी पावर है, उस कारण से यूरोप के साथ उसके अच्छे रिलेशंस बने हुए थे। लेकिन 2020 में कुछ नए नए इवेंट्स निकल के आए हैं जिस कारण से यूरोपियन यूनियन और चाइना के रिलेशंस में भी थोड़ा स्ट्रेस आया। पहला फैक्टर है कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक के बाद दुनिया भर के कंट्रीज़ को एक चीज़ तो रियलाइज़ होने लगा है कि चाइना में जिस तरह की सरकार है उससे बस वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को खतरा है। कोविड पैंडेमिक इतना फास्ट तरीके से इसीलिए स्प्रेड हो पाया क्योंकि चाइना की सरकार ने स्टार्टिंग फेज में इंफॉर्मेशंस को सप्रेस किए। उनकी जो क्लोज्ड सिस्टम है, ऑथोरिटेरियन रिजाइम है, दैट इज थ्रेट फॉर एंटायर वर्ल्ड। अभी देखिए जैसे ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आया है कोविड का, तुरंत ब्रिटेन ने पूरी दुनिया भर को अलर्ट कर दिया, पूरी दुनिया बिल्कुल सतर्क हो गई, अब उस स्ट्रेन के अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। अगर इसी तरह से मैसेज दिया होता चाइना ने, राइट मैसेज एट द राइट टाइम, तो इस पैंडेमिक को रोका जा सकता था, लेकिन चाइना ने ये किया नहीं। तो कोविड पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया भर की नज़रों में चाइना एक सस्पिशियस और एक ट्रबल मेकिंग कंट्री बन चुका है। उसके अलावा चाइना ने अननेसेसरी बॉर्डर एग्रेशन दिखाया इंडिया के अगेंस्ट। इस साल मई में गलवान वैली में 20 हमारे सोल्जर्स मारे गए। पहली बार ऐसा हुआ कि 1962 वॉर के बाद से बॉर्डर पे हमारे कुछ सोल्जर्स शहीद हुए हैं। तो चाइना का ये जो अननेसेसरी अग्रेसिवनेस था इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, ये चाइना की इमेज को और ख़राब किया इसने ग्लोबल लेवल पे। और तीसरा, चाइना ने बहुत एक्सप्लिसिट सीधी सीधी धमकी दी है ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया कि कोविड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसकी अनबायस्ड जांच होनी चाहिए, तो फिर चाइना ने उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया को इस तरह का 14 पॉइंट चार्ज शीट, एक ओपन लेटर लिखा जिसमें सीधा सीधा धमकाया चाइना ने। आप समझिए, तो एक सोवरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया को, जो इतनी बड़ी कंट्री है, उसको चाइना ने बिल्कुल अपना मसल पावर और मनी पावर दिखाया। चाइना ने कहा कि वो अपने स्टूडेंट्स को बुला लेगा ऑस्ट्रेलिया से, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अर्निंग का मेन सोर्स है। बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए फॉरेक्स रिजर्व का वो मेन सोर्स है। बोला चाइना ने कि मैं उनको बुला लूँगा। शी जिनपिंग का ये ओपन लेटर है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कई सारा एक्सपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से चाइना के अंदर, उसको चाइना रिस्ट्रिक्ट कर देगा और इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी जो है बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके जवाब में बहुत करारा जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इट विल नॉट बी बॉग्ड डाउन बाय थ्रेट ऑफ चाइना। लेकिन एक बात तो तय है कि चाइना ने अपना जो एरोगेंस है इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सप्लिसिट तरीके से दिखा दिया इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे एग्रेशन दिखा करके, और ऑस्ट्रेलिया को इस तरह की ओपन थ्रेट देकर के। आप इस आर्टिकल में भी देखिए द प्रिंट का, कह रहे हैं कि हाउ सी ब्लू इट। उसने, शी जिनपिंग ने अपना जो एग्रेशन है उसको इस एरोगेंस से वो दिखा रहे हैं कि जो चाइना का इमेज था वो पूरी तरह से ब्लो आउट हो चुका है। तो अब धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन और उसके इंडिविजुअल कंट्रीज भी चाइना के अगेंस्ट मोबिलाइज हो रहे हैं, और ये इंडिया के लिए एक मेजर अब अपॉर्चुनिटी है। इंडिया क्या कोशिश कर रहा था अभी तक कि यूरोपियन यूनियन का भी सपोर्ट लिया जाए एशिया पैसिफिक एरिया में, इंडो पैसिफिक एरिया में, खासकर साउथ चाइना सी में, लेकिन यूरोपियन यूनियन अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, अब जब एक बार यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, तो अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि एक एक इंडिविजुअल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, उनको एशिया पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी में एक मेजर स्टेक होल्डर बनाया जाए, उनको भी इस एरिया में इंटरेस्टेड बनाया जाए, और उसके साथ साथ पूरे यूरोपियन यूनियन को भी इस एरिया में स्टेक होल्डर बनाया जाए। तो इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, एक ट्राइलेटरल समिट की थी इंडिया ने इसी साल जून में, जिसमें इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के समिट की थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को कन्विंस किया कि फ्रांस को इस एरिया में अपना ये
सेटअप स्ट्रैटेजिक सेटअप करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि एरिया में रूल बेस्ड ऑर्डर हो, रूल बेस्ड ऑर्डर। अब ध्यान दीजिए, चाइना को डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया, लेकिन बोला गया कि रूल बेस्ड ऑर्डर हो, नियम कानून से काम होना चाहिए, किसी भी एक कंट्री का दादागिरी यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। उसके अलावा फिर जर्मनी को इन्वाइट किया गया इन इंडो पैसिफिक क्लब, एक तरह के क्लब है इंडो पैसिफिक एरिया में क्लब, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जहाँ पे जर्मनी को भी इन्वाइट किया गया और इस तरीके से जर्मनी को भी एक स्टेक होल्डर बनाने की कोशिश की जा रही है इन इंडो पैसिफिक रीजन। उसके अलावा फ्रांस हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये इंडियन ओशन की एक ग्रुपिंग है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन, उसमें इंडिया ने इनवाइट किया फ्रांस को और फ्रांस ने उसको ज्वाइन कर लिया विद सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया कि फ्रांस को भी इंडियन ओशन के इशूज़ में एक पार्टनर बनाया जाए। देखिए, ओरिजिनली जो इंडिया का अप्रोच था इंडियन ओशन को लेकर के वो बदल गया है। इस पे भी सवाल आ सकता है कि पहले इंडिया नहीं चाहता था कि कोई भी मेजर पावर इंडियन ओशन में आए, लेकिन अब इंडिया खुद ही इनवाइट कर रहा है जर्मनी को, फ्रांस को कि वो इंडियन ओशन में आए और वो चाइना के अग्रेसिवनेस को यहाँ पे काउंटर करे इन साउथ चाइना सी। उसके अलावा इसी साल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान फोरम भी हुआ था इस चाइना के अग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए इन दिस साउथ चाइना सी। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने कई सारे अप्रोच लिए हैं, बाहर से जो मेजर पावर से उसको इनवाइट कर रहा है। यूएस तो देखिए है ही जो चाइना को काउंटर कर रहा है, यूएस ने तो क्वाड ग्रुप, मालाबार ग्रुप बनाया ही है, लेकिन इंडिया बाकी सारे कई इस तरह के प्लेयर्स को बुला रहा है in order to counter China in this region. So India is rallying European countries and European Union to play a proactive role in Indo-Pacific region. तो अब जरा समझते हैं कि इससे इंडिया टारगेट क्या कर रहा है। ऑलरेडी जब अमेरिका है इस एरिया में जो चाइना को काउंटर कर रहा है, उसने क्वाड ग्रुप बनाया, मालाबार बनाया, तो फिर इंडिया इतने सारे बाकी कंट्रीज़ को क्यों इनवाइट कर रहा है वो समझना जरूरी है। देखिए, इंडिया इज़ ब्रिंगिंग यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन द पावर डायनेमिक्स ऑफ एशिया पैसिफिक। इससे होगा क्या कि एशिया पैसिफिक जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो साउथ चाइना सी का कन्फ्लिक्ट है या एशिया पैसिफिक रीजन का जो कन्फ्लिक्ट है, इट विल नो लॉन्गर रिमेन बाईपोलर। बाईपोलर मतलब इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड यूएस। अभी तक ये जो पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट है, दिस इज मोर और लेस चाइना वर्सेस अमेरिका। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं और इंडिया ये नहीं चाहता, क्योंकि दोनों ही केस में अगर चाइना यहाँ पे विक्टोरियस इमर्ज होता है, चाइना ज़्यादा पावरफुल इमर्ज होता है अगेंस्ट यूएस, तो उसमें भी इंडिया को नुकसान है, और अगर अमेरिका ज़्यादा पावरफुल होता है तो उससे भी कुछ खास इंडिया को फ़ायदा नहीं होगा। अमेरिका के पावरफुल होने से कुछ खास फ़ायदा इंडिया को नहीं होगा। तो इंडिया क्या चाहता है कि बाकी सारे प्लेयर्स को भी लाया जाए, मिडिल पावर्स इनको कहते हैं। दीज कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, दे आर नोन एज मिडिल पावर्स, दे आर नॉट सुपर पावर्स। द टू ग्लोबल पावर्स आर चाइना एंड यूएस, और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया इज इन्वाइटिंग दीज मिडिल पावर्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इससे होगा क्या कि दिस विल नो लॉन्गर रिमेन अ बाइनरी गेम बिटवीन चाइना एंड यूएस, इट विल बिकम एन इंटरनेशनल गेम अगेंस्ट चाइना, जहां पे यूएस बस एक प्लेयर होगा अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड दिस यूरोपियन यूनियन। इससे होगा क्या कि इंडिया का जब एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा, इंडिया कोऑपरेशन का रोल प्ले करेगा, जिसमें ये सारे कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएगा, तो इंडिया की ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर डेवलप होगी, और इस पूरे कन्फ्लिक्ट में या चाइना और यूएस के कन्फ्लिक्ट में इंडिया का भी इंपॉर्टेंट स्टेक डेवलप होगा। क्योंकि अगर सिर्फ यूएस इमर्ज होता है विक्टोरियस, तो उससे कुछ खास आप इंडिया के लिए फ़ायदा नहीं देख सकते हैं। सारी कंट्री दुनिया में अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है, लेकिन अगर इंडिया सारे प्लेयर्स को लेकर के आएगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएगा, बार बार मीटिंग होगी, तो नेचुरली उसमें इंडिया का स्ट्रेंथ सामने दिखेगा और इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। सो दैट इज़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया व्हेन इट इज़ इनवाइटिंग सो मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो आने वाले साल में आप देख सकते हैं कि इंडिया बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिविजुअली या कलेक्टिव तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में प्रोएक्टिव रोल प्ले करने के लिए इन्वाइट करेगा। The next article is taken from international segment. It is about political crisis in Nepal. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So देखिए, न्यूज़ आर्टिकल सिंपल है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली साहब ने वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, समझिए तो जैसे हमारे यहाँ का लोकसभा है, उसको डिसॉल्व कर दिया है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिसॉल्व होने वाली थी 2023 में, अभी से कम 2-2.5 साल बाद, लेकिन उसको इन्होंने अभी डिसॉल्व कर दिया है। अब उसका इलेक्शन अगले साल अप्रैल में से लेकर के मई तक के बीच में होगा। तो अब ये न्यूज़ क्यों है इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या खास है? इसमें खास बात ये है कि ये जो केपी ओली साहब हैं, ये डिसॉल्व किए बिना ही अपना पोस्ट को छोड़ सकते थे। देखिए हुआ क्या कि केपी ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये कोविड क्राइसिस जब से इमर्ज हुआ है तब से उसको उन्होंने ढंग से
हैंडल नहीं किया है। सो देयर हैज़ बीन एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम दैट ही हैज़ मिस हैंडल्ड कोविड क्राइसिस इन नेपाल। तो लोग जो हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है दे आर डिसगस्टेड विथ केपी ओलीज। उसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन भी नेपाल की लगातार ख़राब हो रही है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ नेपाल्स इकोनॉमी। तो इस कारण से केपी ओली के अगेंस्ट लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन इनके खिलाफ अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया नहीं गया था। फिर भी उसके पहले इन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा दिया और अनाउंस करा दिया कि अब वापस से इलेक्शन होगा, मिड टर्म इलेक्शन होगा। जबकि एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था कि वो खुद रिजाइन कर देते, क्योंकि उनके पार्टी को भी बस उनसे प्रॉब्लम था, सरकार नहीं गिरानी थी। लेकिन इन्होंने पूरे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा दिया और बोला वापस से इलेक्शन करा देंगे। तो बेहतर होता कि ये खुद रिजाइन कर देते और फिर से इलेक्शन होता और अननेसेसरी मिड टर्म इलेक्शन से बच जाते। अब अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये बात से आप ये समझिए कि नेपाल के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2016 में उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक बार फिर से वीक होता हुआ दिख रहा है। देखिए, इंडिया के आसपास की कंट्रीज डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज आर ए थ्रेट टू नेबरहुड। और हम इसीलिए चाहते हैं, जब 2016 में नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आई थी तो वी अपलोडेड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार एप्लीकेबल हो गया था। तो ये जो प्रोसेस है कि आपने अपनी सरकार गिरते हुए देखी, खुद का पोजीशन जाते हुए देखा, तो आपने पूरी की पूरी पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा दी रादर देन गोइंग फॉर और रिजाइनिंग योरसेल्फ, आपने पूरा का पूरा इलेक्शन वापस करा दिया। इट इज़ ए ट्रेंड के the political parties and the political leaders of Nepal are not interested in continuing a constitutional democracy। ये इसी तरह का इशू पाकिस्तान के अंदर भी आता है बार बार, जब वहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल देते हैं, कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म कर देते हैं, कभी पार्लियामेंट्री फॉर्म कर देते हैं। दे डू ऑल द मैनूवर्स, ऑल द ट्रिक इन ऑर्डर टू रिमेन इन द पावर। तो इसी तरह का इशू अब नेपाल के अंदर भी हो सकता है। सो वी नीड टू वॉच इट क्लोजली। ये इशू अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब आपको वॉच करना है कि नेपाल के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2016 में, वो अब सही तरीके से चल पाता है या नहीं। कम से कम एक इवेंट तो ऐसा हो गया दैट विल हैव अ डीपर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई ही डिड सो। देखिए, ओली साहब को एक बात तो पता चल गई थी कि उनको अभी हटा दिया जाएगा, उनसे जिस तरह से लोग दुखी हैं उनको अभी हटा दिया जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा के कम से कम इतना तो इंश्योर करा दिया है कि अगले साल जब अप्रैल और मई में इलेक्शंस होंगे तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तब तक पावर उनके हाथ में रहेगा, तो तब तक वो कुछ ना कुछ कर लेंगे पॉपुलर सपोर्ट गेन करने के लिए। इसी उम्मीद में उन्होंने सरकार को अभी हटा दिया है, पार्लियामेंट को अभी गिरा दिया है। अब इस एसोसिएटेड डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं वो भी जरा देखते हैं। बहुत सारे रिट पेटिशंस फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए। जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ साफ कहता है कि पार्लियामेंट को तब तक डिसॉल्व नहीं करना है जब तक देयर आर चांसेस टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। अगर सरकार बनाने के चांसेस हैं तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। इस केस में हुआ क्या है कि जो प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ एलिगेशंस थे, लेकिन सरकार नहीं गिर रही थी। इन्होंने प्रेसिडेंट को बोल करके बोला कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिए और नया इलेक्शन कराइए। सो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेप है, इसको चैलेंज किया जा रहा है। तो आगे जरा देखते हैं इसमें क्या आउटकम्स निकल के आते हैं। ये जो पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है नेपाल का, वो लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाता है या नहीं। The next article is taken from environment section. It is about Laporte census. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. So देखिए, न्यूज़ सिंपल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्रकाश जावड़ेकर साहब ने स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है। ये सब रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली यूपीएससी में उठ के आ जाते हैं। जैसे इस साल उन्होंने पूछ लिया था कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाथियों का पॉपुलेशन है। तो वेन एवर आई कवर दीज टॉपिक्स आई कवर इट विद सर्टेन पर्पस। इस तरह के सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। तो लेपर्ड सेंसस हुआ है, तो लेपर्ड्स की गिनती हुई है। लेपर्ड्स की गिनती होती है बाई यूजिंग कैमराज, कैमरा ट्रैपिंग मेथड। इसमें आउटकम क्या आया है, जब लास्ट टाइम लेपर्ड सेंसस हुआ था 2014 में, तो उस टाइम में लेपर्ड्स की संख्या थी 7,910, और इस बार जब हमने किया है 2018 में, उसकी रिपोर्ट अब जाकर के सामने आई है, तो लेपर्ड्स की संख्या है 12,852। मतलब टोटल 60% ज़्यादा लेपर्ड्स पाए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू 2014। तो मतलब लेपर्ड्स की संख्या बढ़ी है। उसमें भी सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। कम से कम मध्य प्रदेश जरूर याद रखो। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 100 से 120 सालों में
75 to 90% पॉपुलेशन लेपर्ड्स की कम हो गई है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस। हमने घर बना दिए, जंगल काट दिए, इस कारण से पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स लगातार गिर रहे हैं। और यही कारण है कि IUCN के रेड डाटा बुक में अब लेपर्ड्स को नियर थ्रेटेंड से अब चेंज करके उनको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस फिगर को देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है लेपर्ड्स की मध्य प्रदेश में। उसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है कि ये जो लेपर्ड सेंसस हुआ है इसमें लेपर्ड्स को सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में काउंट किया गया, जबकि हिली एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या नॉन फॉरेस्ट एरिया में नंबर ऑफ लेपर्ड्स को काउंट नहीं किए गए। तो मतलब इतना याद रखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लेपर्ड्स की काउंटिंग नहीं हुई। आप देखिए यहाँ पे नहीं हुई है, पूरे तरीके से लेपर्ड्स की काउंटिंग इस एरिया में तो नहीं हुई है। The next article is taken from economy segment. It is about positive payment system. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So positive payment system ये है क्या? देखिए, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म RBI लेकर के आई है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका मेन पर्पस ही है कि चेक रिलेटेड, जो चेक काटे जाते हैं उससे रिलेटेड फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाए और उसको फिर होने से रोका जाए। तो इसमें होगा क्या कि जो भी आप चेक लिखेंगे उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होगा, तभी वो कैश हो पाएगा। ये सारे चेक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा पॉजिटिव पे। इट विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज चेक्स जिसकी वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा है। तो कम से कम 20% से ज़्यादा ऐसे 20% ऐसे चेक होते हैं जिनकी वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा होती है। 20% इन नंबर्स, मतलब 100 चेक अगर काटे जाते हैं तो कम से कम 20 चेक ऐसे होते हैं जिनके वैल्यूज़ 50,000 से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर वैल्यू वाइज बात की जाए कि ओवरऑल जो चेक के ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें वैल्यू वाइज इस तरह के चेक्स की वैल्यू 80% या उससे भी ज़्यादा होती है। अब जरा देखते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम हाउ इट विल वर्क। तो इसमें होगा क्या कि जब भी अब आप चेक किसी को लिखेंगे, जब भी आप चेक काटेंगे तो आपको ये सारे डाटा, डेट, कितना वैल्यू है, किसको आप पे कर रहे हैं, वो सारा डाटा आपको पहले अपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग में फीड करना होगा। तो मुद्दा ये है कि जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग में फीड करेंगे कि किसको आप काट रहे हैं, कितना वैल्यू है, किस डेट पे काट रहे हैं, चेक नंबर क्या है, तो जो बैंक पेमेंट करने वाला उसको पहले ही पता चल जाएगा कि अच्छा इतने का चेक मुझे रिलीज करना है इस पर्टिकुलर इंसान को। अगर कोई उसमें कुछ भी फ्रॉड करने की कोशिश करता है, मान लीजिए 50,000 का चेक है, उसमें एक्स्ट्रा जीरो लगा करके जाता है, 5 लाख करके जाता है, तो बैंक पहले ही पकड़ लेगा। और इस तरीके से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम की मदद से फ्रॉड होने से रोका जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू चेक ट्रांजैक्शंस। तो इस तरीके से पॉजिटिव पे सिस्टम काम करेगा। और इस पेमेंट मोड से रिलेटेड मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन UPSC 2018 में आया था। इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा हिंट्स लगेगा, तो इस हिंट्स के बेसिस पे या मदद से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today will cover topic number 280 to 282. Topic number 280 is about cess. It is a form of tax levied or collected for development of a particular sector. It is charged over and above the existing taxes. For example, education cess, Swachh Bharat cess, Krishi Kalyan cess, and the amount gets carried over to the next year and can be used only for the cause it was meant for. Please attempt this question based on this topic. Topic number 281 is about important places associated with Buddha. Lumbini is his birthplace in Nepal. Bodh Gaya is the place in India where he achieved enlightenment, that is Nirvana. In Sarna, that is near Varanasi, he delivered his first sermon, and in Kushinagar he passed into Mahaparinirvan or death. Please attempt this question based on topic number 281. Topic number 282 is about Indian Agricultural Research Institute. It is a National Institute of Agricultural Research. It is based in Delhi and it is financed by Indian Council of Agricultural Research. It is responsible for bringing Green Revolution of India in 1970. ये इस साल न्यूज़ में इसलिए है और APSC के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गोगामुख में एक कैंपस खोला गया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 277 to 279 that we had given yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। कलारी पट्टू, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इट इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली केरला। जो दूसरा क्वेश्चन था, it was about pink ball. Pink ball is used in day and night test because it is better visible in the night time as compared to red ball. So that's all from our side for today. Thanks for watching.